Good morning, students. Myself Nisha. So, in the last video, we have discussed about the management as science, art, and profession. So, in this video, we have started the level and functions of management and the coordination concept and importance. So, one by one, we have discussed about it. So, first of all, levels of management. कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं. In this diagram you have to see that there is 4 levels of management. First one is प्लेटफॉर्म एरिया, जहाँ पर मेरे सारे वर्कर्स और जो मेरी नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स हैं वो काम करते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं तो याद रखना 2 मैनेजमेंट होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. मैनेजीरियल मेंबर्स, जो ये वाले मेंबर्स होते हैं ये सारे मैनेजीरियल मेंबर्स हैं. ये हमारे नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स हैं जो हमारे वर्कर्स वगैरह हो गए, जो वर्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं. उनको बोला जाता है प्लेटफॉर्म एरिया या फिर नॉन मैनेजीरियल लेवल. ठीक है. सेकंड इसमें आता है मेरा, वैसे हम स्टार्टिंग से बढ़ता है. फर्स्ट आता है इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट मेरे कौन कौन से होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल बिजनेस. ये वो लोग होते हैं जो मेरे बिजनेस को चला रहे होते हैं, जिनके अंडर जो है कुछ लोग काम कर रहे होते हैं. उन्हें बोला जाता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उनका जो ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑब्जेक्टिव जो है हमने सेट किया इस साल का कि हमें सेल ऑफ द कंपनी जो है वो क्रॉस करनी है 1000 करोड़ से. तो वो एक ऑब्जेक्टिव सेट हो गया. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना. फिर ओनली एट दिस लेवल पॉलिसीज़ जो भी रिलेटेड होंगी उस ऑब्जेक्टिव को फॉर्म करने के लिए उसको भी जो है वो सेट करती हैं. जैसे कि मेरी जो सेल पॉलिसी है कंपनी की, टू जस्ट मेक कैश सेल्स. तो जो मेरी सेल पॉलिसी होगी कंपनी की वो मैं चाहूँगी कि वो जो है मुझे कैश में ही सेल्स हों सारी की सारी. ठीक है. तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी जो है मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट्स जो है वो परफॉर्म करते, जैसे सेल, परचेज, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन, रिसर्च करना, ये सब कुछ. फिर जो भी मेरे रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, लाइक कैपिटल कहाँ से आएगी, कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, कौन सा फिक्स्ड एसेट्स मुझे यूज़ करना है, वो सब जो काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो फुलफ़िल करती है. फिर सेकंड आता है मेरा इसके अंदर मिडल लेवल मैनेजमेंट. मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है वो मेरे कौन से मैनेजमेंट्स होते हैं, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ. मिडल मैनेजमेंट लेवल ये वाले लेवल्स है जिसमें मेरा क्या इंक्लूड होता है, ये वाले डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर ऑपरेशंस या फिर फंक्शनल मैनेजर. मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है वो लाइक करता है टॉप मैनेजमेंट लेवल के बीच में और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में. अंडर दिस डिविजनल हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं और डिपार्टमेंटल डिप्टी हेड्स भी होते हैं. और हर एक प्लांट का सुपरिटेंडेंट भी होता है. और जो फंक्शंस को मैनेज करता है उसके लिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर अदर वर्ड यूज़ कर देते हैं उसके लिए फंक्शनल मैनेजर. ये सब जो है वो मेरे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं. मिडिल लेवल मैनेजर का क्या क्या फंक्शंस होता है? फर्स्ट इसमें आता है कि जो पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रेम करी थी, किसने फ्रेम करी थी? टॉप लेवल के जो मैनेजर्स थे उनको इंटरप्रिएट करना, उनको लेके आना बिजनेस में, कैसे उन पर काम करना है वो काम करते हैं मेरे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के. जैसे कि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो इंट्रोड्यूस करता है अपनी सेल्समैन को टू द सेल्स पॉलिसी ऑफ द कंपनी दैट नो कॉस्ट क्रेडिट सेल विल बी मेड. कि कोई भी सेल जो है वो क्रेडिट पर नहीं होंगी. उनका जो भी उसने पॉलिसीज़ फ्रेम करी टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है उन पॉलिसीज़ को इंटरप्रिएट करना. ठीक है. फिर आता है जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की. हर एक मिडलमैन मैनेजर जो है वो प्रिपेयर करता है एक आउटलाइन अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो फिक्स कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का. फिर थर्ड आते हैं इसमें अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़.
एवरी डिपार्टमेंट मैनेजर जो है वो अपॉइंट करता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो फुलफ़िल कर सके एक्टिविटीज़ ऑफ हिज डिपार्टमेंट की, अपने डिपार्टमेंट की। फिर आता है इसमें इशूइंग इंस्ट्रक्शन कि डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होता है वो डायरेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को डेट अबाउट व्हाट टू डू, उसे क्या करना है एंड हाउ दे हैव टू डू इट, और उसे वो चीज़ कैसे करनी है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट देता है। लास्ट आता है इसमें लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जो मेरा थर्ड लेवल होता है। उसमें कौन आता है, मेरे सुपरवाइज़र फॉरमैन। तो इसको ऑल्सो उन्होंने सुपरवाइज़र मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या फंक्शन करते हैं जो मेरे लोअर लेवल के मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, वो क्या काम करते हैं, क्या उनका फंक्शन है। फर्स्ट आता है इसमें सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस, कि लोअर लेवल मैनेजर जो हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वर्कमैन के साथ, जो डायरेक्टली एंगेज्ड होते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। तो दे देमसेल्फ जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं अगर कोई ऑर्डिनरी प्रॉब्लम हो रही है वर्कमैन की, और वो सबमिट कर देते हैं वर्कर्स को सीरियस ग्रीवेंसेस टू द मिडल लेवल मैनेजर के पास। ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या आता है, इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो वर्कर्स को प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, कि जो मैंने काम जो है मेरा वर्क प्लेस जो है जहाँ पर मुझे काम करने, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जो प्रॉपर वहाँ पर चीज़ें चाहिए काम के लिए, क्या वो चीज़ वहाँ पर है या नहीं है, वो कौन कौन सी, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेंटिलेशन, क्लीनलीनेस, वो सारा काम देखते हैं मेरे लोअर लेवल मैनेजमेंट। थर्ड आता है इसमें इंश्योर करते हैं कि जो भी वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो सेफली काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी होती है मेरी एक्सीडेंट वगैरह होने की, उसको एलिमिनेट कर देते हैं बाय बिल्डिंग फेंस लगा के अराउंड मशीन्स के थ्रू। ठीक है। फिर इसमें आता है हेल्पिंग मिडल लेवल मैनेजमेंट, कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के बंदे होते हैं वो हेल्प करते हैं मेरी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की इन रिक्रूट करके, ट्रेनिंग करके या फिर प्रमोटिंग करके एम्प्लॉयज़ को। फिर फिफ्थ आता है इसमें इनवाइटिंग सजेशंस, कि वो इनवाइट करते हैं, सजेशंस देते हैं फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स सो डैट एज टू हाउ द क्वालिटी ऑफ वर्क को जो है वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर इसमें लास्ट सिक्स्थ पॉइंट आता है, क्रिएट करते हैं वो बेटर ह्यूमन रिलेशन सो दैट अल्ट्रेशन कैन बी अवॉइडेड एट द वर्क प्लेस, कि वो जो है ह्यूमंस के साथ जो है एक बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप बना लेते हैं, जैसे कि जिससे कि जो है वर्क प्लेस पर जो कि उनके भेदभाव हैं, ये मिसहैपनिंग वगैरह है या कोई लड़ाई झगड़ा है वो अवॉइड हो सके, इसलिए वो बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं वो बना के रखते हैं। सो आई होप आपको ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट डाउन कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके। सो नेक्स्ट आता है इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इससे आपका जो है पूरा एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सो ये तो करके जाना ही जाना। फर्स्ट आता है इसमें प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, कि कुछ काम करने से पहले सोचना, प्लान करना, कि मुझे कोई बिज़नेस को अगर सेटअप करना है तो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके चलना, तो उसको बोला जाता है प्लानिंग। प्लानिंग जो है एक डिटर्मिनेशन होता है मेरे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, जिसको अचीव किया जाता है एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के लिए, कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे एक पेन का ही बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उस पेन के बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या क्या प्लानिंग करनी है, कैसे कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, और एम्प्लॉयज़ कितने लगेंगे, कौन सी मशीनरी लगेगी, कौन सी प्लास्टिक यूज़ होगी, कौन सी इंक यूज़ होगी, उन सब के लिए बिफोर पहले से ही प्लानिंग कर लेना, प्लान करना, उसको बोला जाता है प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो मेरा लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो इसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं कि मुझे अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करके चलना है, अपनी प्रीमिसेस को डेवलप करना है, आइडेंटिफाई करना है कि मेरा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, फिर इवेल्युएट करना उस अल्टरनेटिव कोर्स को,
फिर अगर वो कोर्स नहीं चला तो उसके लिए सिलेक्ट करना एक अल्टरनेटिव को, फिर अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना, और लास्ट पॉइंट आता है फॉलो अप एक्शन। फिर जो भी मैंने सब चीज़ें करी हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट कर देना, एक्शन में लेके आना, उसको बोला जाता है प्लानिंग। सो आई होप आपको प्लानिंग समझ आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें ऑर्गेनाइजिंग। इट रेफर्स टू harmonious adjustment of various parts to achieve common objective। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि मैंने पहले प्लानिंग कर ली, अब उस प्लान को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, अब मुझे सारे काम को, जो भी मैंने वहाँ काम किया उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके वेरियस पार्ट्स में कैसे मैं हर एक पार्ट में जाके अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकती हूँ, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को, उन सारे काम को एक साथ ऑर्गेनाइज कैसे करके चलना है उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। अब इसमें आगे मैं एक बार पढ़ देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ क्रिएट करना दिस स्ट्रक्चर ऑफ रोल को उसको ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। प्लानिंग जो है वो इज़ जस्ट टू पुट सम आइडियाज़, कि किसी के आइडियाज़ को राइटिंग में लिखना, बस उसको कन्वर्ट करना आइडिया को इनटू रियलिटी में। एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है जो उसको जो है कन्वर्ट करता है, उस आइडिया को बिजनेस के अंदर रियलिटी में कन्वर्ट करता है, उसको बोला जाता है एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, कि जो मैंने काम सोचा था उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से किस पार्ट में जो है किस पीपल को, किस ग्रुप ऑफ पीपल को उस वर्क को जो है वो डिवाइड करना है। फिर सेकंड आता है इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज़ का बनाना है जिसमें वही स्पेसिफिक वर्क हो, ताकि वो वर्क एक डिपार्टमेंट से ख़त्म होने के बाद वो दूसरे डिपार्टमेंट में जा सके। तो उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना, अलग अलग डिपार्ट में उस वर्क को डिवाइड कर देना, ताकि जो मेरा कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। फिर इसमें आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, कि मैंने डिपार्टमेंट बना दिए, डिवाइड कर दिया वर्क को, फिर असाइन कर दिया पीपल को कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हें ये काम करना है। फिर फोर्थ आता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, कि जब मैंने असाइन कर दिया ड्यूटीज़ को, फिर जो भी मेरी रिपोर्टिंग की रिलेशंस होंगी उनको मैं एस्टैब्लिश कर दूँगी। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल। अब इसमें क्या है, मैंने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब मैंने जब डिपार्टमेंटलाइजेशन बनाई तो मुझे एम्प्लॉयज़ की कमी हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरी वैकेंट सीट्स होंगी, खाली सीट्स होंगी, खाली पोस्ट होंगी, वहाँ पर जो है वह मैं लोगों को फिल्ड कर दूँगी, फिलिंग कर दूँगी, वहाँ पर लोगों को रिक्रूटमेंट कर लूँगी, उसको बोला जाता है स्टाफिंग। इन प्लानिंग आइडिया जो है वो दिया जाता है एक रिटर्न शेप में। ऑन दी अदर हैंड ऑर्गेनाइजिंग में हम उस ऑब्जेक्टिव को कन्वर्ट कर देते हैं अपने आइडियाज़ को रियलिटी में, और प्रिपेयर कर दिया जाता है एक स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस पोस्ट का। तो उस पोस्ट में उन लोगों को रखना, उन लोगों को जॉब देना, उनको बोला जाता है स्टाफिंग। तो इसमें भी कुछ फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहले कि मुझे कौन से मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट करना। सेकंड, उनको रिक्रूटमेंट करना, कि फॉर्म्स वगैरह फिल करवा लिए जिसको जरूर की ज़रूरत है। थर्ड, में उनमें से जो भी मेरी कंपनी के लिए सूटेबल होंगी उनकी सिलेक्शन कर लूँगी। फिफ्थ आता है इसमें प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, कि जब मैंने सिलेक्ट कर लिए अब मैं उनको प्लेसमेंट कर दूँगी, उनको उस काम के अंदर लगा दूँगी। तो ये होता है मेरा स्टाफिंग। फिर आता है इसमें कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, कि जब मैंने प्लेसमेंट कर दी उनकी उनके डिपार्टमेंट में, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनकी कैसे डेवलपमेंट करनी है वो, फिर उनकी परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज करना है, उनको प्रमोशन देनी है या उनके करियर से रिलेटेड प्लानिंग करनी है, फिर उनको क्या कंपनसेशन देना है किस चीज़ में, वो सब इंक्लूड होता है मेरे स्टाफिंग के अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे
पीपल्स को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, क्या गाइडेंस देनी है, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे उनको इंस्पायर करना है पीपल को इन द ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। इसमें 4 एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट आता है इसमें सुपरविजन। It refers to monitor the progress of routine work of one subordinates and guiding them properly। ये क्या कहता है सुपरविजन, कि एक मॉनिटर रख देना द प्रोग्रेस ऑफ वर्क के लिए, जो मेरा रूटीन में वर्क हो रहा है उसके लिए एक सबॉर्डिनेट रख देना, और ताकि वो आगे जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उसको जो है प्रॉपरली गाइड कर सके। जो सुपरविज़न है वो मेरा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या फिर एक फंक्शन बन जाता है डायरेक्टिंग का। सुपरविज़न के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो मुझे फ़ेस टू फेस कांटेक्ट करने होते हैं, किसके बीच में, एक सुपरवाइज़र के बीच में और जो उसके सबऑर्डिनेट्स जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं उनके बीच में। सेकेंड आता है इसमें कम्युनिकेशन। It refers to an art of transferring facts, ideas, feelings, etc. from one person to another and making him understand them। कम्युनिकेशन मुझे क्या कहता है कि जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं लोग, जो भी वर्कर्स, जो भी कुछ हैं, उसके तरह मुझे कैसे अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करना है, कैसे मुझे उनके पास जो है बातों को पहुंचाना है, कैसे अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पर, और कैसे उन लोगों को उस चीज़ को अंडरस्टैंड कराना है, उसको बोला जाता है इसमें कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट आता है इसमें लीडरशिप। लीडरशिप क्या है मेरी, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस करना अदर्स को एक इस मैनर में दैट इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू, कि लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनको बताना कि क्या लीडर उनसे क्या चाह रहा है, किस तरह का वो रोल चाह रहा है, क्या चीज़ काम चाह रहा है वो सब कुछ बताना एक लीडरशिप में काम आता है, कि एक लीडर ने क्या काम दिया है, वो लीडर उनसे क्या काम चाह रहा है, उनको वो चीज़ इन्फ्लुएंस करना, बताना पीपल्स को, ताकि जो काम एक ऑनर चाह रहा है वो काम वो सब कुछ करके एक दे दे। ठीक है, फिर इसमें लास्ट आता है इसमें मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या आता है, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट। कि ये रेफ़र करता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो नीचे वर्कर्स होते हैं उनको हम कुछ मोटिवेशंस देते हैं। वो मोटिवेशंस जो हैं हम उनको मॉनेटरी फॉर्म में भी दे सकते हैं और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी दे सकते हैं। या तो हम उन्हें कुछ इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं, या हम उन्हें रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, या व्हाटएवर कुछ भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करा के हम उनको एक मोटिवेशन दे देते हैं, जिससे जो मेरा काम है वो एफिशिएंट और एक इफ़ेक्टिव मैनर में हो जाता है। तो इसको बोला जाता है डायरेक्टिंग। लास्ट पॉइंट आता है इसमें कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट। कि जो मैंने एक्चुअल रिज़ल्ट जो मैंने सोचा होता है उसको मैं अब एंड पॉइंट पर लेकर आ जाऊंगी। मैंने भी एग्जांपल दिया था पेन का, कि मुझे पेन का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है। उसके लिए मैंने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, लोगों को रिक्रूट कर लिया, डायरेक्ट कर लिया अच्छे से। अब लास्ट में वो पेन मेरे पास बन के तैयार है। तो जो मैंने पहले एक्चुअल रिज़ल्ट सोचा था उसको क्लोज लेके आना, किसके, एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के, उसको कैसे काम करना है, कैसे उस चीज़ को पूरा कंट्रोल करके चलना है, उसको बोला जाता है कंट्रोलिंग। इसमें जो है 5 मेन स्टेप्स आते हैं कंट्रोलिंग में। फर्स्ट आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि किस तरह से मुझे परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स करना है। सेकेंड आता है इसमें मेजर करना हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी लास्ट की परफॉर्मेंस के साथ। थर्ड आता है कंपैरिजन करना मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड्स के साथ। फोर्थ पॉइंट आता है एनालाइज करना मेरे डेविएशंस को। और फिर लास्ट पॉइंट आता है इसमें टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि लास्ट में अगर कुछ भी चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए एक करेक्टिव एक्शन ले लेना। तो इसको बोला जाता है कंट्रोलिंग। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 4 होते हैं इसमें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं फिर बता देती हूँ, 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कि कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है।
It refers to that process through which harmony is established among different activities of an organization so that organizational objective can be successfully achieved. कोऑर्डिनेशन किसको बोला जाता है कि ये जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हार्मोनी को एस्टैब्लिश करते हैं डिफरेंट जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की उनके बीच में, और जो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है उसको मैं सक्सेसफुली अचीव कर लेती हूँ, उसको बोला जाता है इसमें कोऑर्डिनेशन। कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे मेरी परचेज़ की, सेल की, प्रोडक्शन की, फाइनेंस की, या मेरी कोई पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है ताकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। फिर इसमें आता है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है मेरे कोऑर्डिनेशन के। फर्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटीज़, कि जो कोऑर्डिनेशन है वो ग्रुप एफर्ट्स के बिना हो ही नहीं सकता, उसमें हर एक ग्रुप्स की जो है ज़रूरत लगी होती है जिससे जो है मेरा ग्रुप का जो है ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहता है। सेकंड आता है इसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो इंश्योर करता है मेरी यूनिटी ऑफ एक्शन, कि जो भी मेरी वेरियस एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको कैसे इंश्योर करना, उनके बीच में कैसे यूनिटी लेके आना ताकि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। थर्ड आता है इसमें कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कि हर एक एक्टिविटी जो भी मेरी सेल की, परचेज़ की, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये चारों एक्टिविटीज़ जो हैं ये कॉन्टीन्यूटी चलती रहेंगी। प्रोडक्शन भी डेली करनी है, सेल्स भी होंगी, फाइनेंस की भी ज़रूरत है मुझे। तो ये कोऑर्डिनेशन इन चारों में बना के रखना जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। बिना कॉन्टीन्यूटी के जो है मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हो सकता। फोर्थ आता है इसमें कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल पर्सवेसिव फंक्शन। पर्सवेसिव जो है वो रेफर्स करता है टू डैट कि ट्रूथ होना चाहिए जो मेरे एप्लीकेबल्स है मेरे बिजनेस या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो है ट्रूथ होना चाहिए, एक प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म होना चाहिए जिसके जो नेचर है कोऑर्डिनेशन का वो परफेसिव होता है। लाइक मेकिंग द टाइम टेबल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है ताकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको टाइम टेबल बनाने का वो अचीव हो सके। इसलिए कोऑर्डिनेशन को भी बोला जाता है कि ये जो है ऑल पर्वेसिव फंक्शन है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अभी हमने पढ़ा था लेवल ऑफ मैनेजर्स जो है वो मेरे 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। तो ये एक ही मैनेजर का काम नहीं होता, एक ही लेवल का काम नहीं होता, तीनों को मिलके काम करना पड़ेगा। तो उन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर एक बिजनेस एक्टिविटी या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन लाना ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। लास्ट फंक्शन आता है इसमें कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो कभी भी एस्टैब्लिश नहीं किया जाता खुद के खुद, तो ये डेलिबरेट एफर्ट्स होते हैं, किसी एक को जो है वो एफर्ट्स डालने होते हैं और उन्हें जो है एस्पायर करना होता है ताकि जो उनका वर्क है वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में हो। अगर मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहेगा मेरी बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में, तो जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसकी फौरी इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट आती है इसमें साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मेरा डिपेंड करता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज स्केल पर हो रहा है या फिर स्मॉल स्केल पर हो रहा है, या फिर जो बिज़नेस मैंने करा है वो मेरा डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो मेरा साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑर्डिनेशन है वो डिपेंड करता है। कैसे? अगर जो मेरा बिज़नेस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके साथ जो मेरी स्केल है बिज़नेस का वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा और उसमें नंबर ऑफ़ पीपल्स भी जो है वो मेरे बढ़ते चले जाएंगे, तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं अपने बिज़नेस का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक एम या फिर उनका जो मोटिव है वो अचीव कर सकती हूँ। सेकंड आता है इसमें फंक्शनल डिफरेंशिएशन,
कि उसमें जो है क्लैश हो जाता है ऑफ इंटरेस्ट में, कि अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, उनमें जो क्लैशेस हो जाते हैं उनकी इंटरेस्ट को लेके। तो इन सिचुएशन, सच अ सिचुएशन बिकम जो है वो वेरी बिग सिचुएशंस हो जाती है, रुकावटें आ जाती है मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो इसमें जो है एक ही वे होता है उनको अवॉइड को क्लैश करना, कि मैं एस्टेब्लिश कर सकूँ प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द डिपार्टमेंट्स के बीच में, ताकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। थर्ड आता है इसमें स्पेशलाइजेशन, कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन वन मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब एक्टिविटीज़। कि स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि एक जो मेन एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि प्रोडक्शन की जो मेन एक्टिविटी है, मैं उसको डिवाइड कर दूंगी अपनी वेरियस सब एक्टिविटीज़ में, ताकि जो मेरे को बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन का वो मिल सके। और ईच ऑफ दीज जो है हर एक को जो है डिफरेंट पर्सन अलॉट कर दूंगी ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए, ताकि जो मेरा काम है वो भी अच्छे से हो सके। और एवरी पर्सन जो है वो चाहता है कि वो खुद का काम करे विदाउट किसी भी रिगार्ड के, या फिर पूरा टोटल वर्क को जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकता है। तो इससे जो है मुझे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। फिर इसमें लास्ट फंक्शन आता है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट processes. The next major point which delineates the importance of coordination is that the various units जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो जब मेरा हायर जो इंटरडिपेंडेंस होगा यूनिट्स के बीच में, तो मेरा कोऑर्डिनेशन की जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस बन सकती है। सो आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी इसकी। एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने लेवल्स ऑफ फंक्शंस इन मैनेजमेंट पढ़ा, फिर कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट और इसमें यही 4 लेवल्स हैं। वैसे मेन ये 3 लेवल्स आते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। और जो प्लेटफॉर्म एरिया वाले होते हैं वो मेरे वर्कर्स या फिर मेरे नॉन मैनेजीरियल लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि मेरी फंक्शंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है इसमें मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, फिर हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े एंड इम्पॉर्टेंस पढ़ा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।